Welcome students. Today I am going to start with the new topic, that is goods and service tax. This is also known as GST. This tax came into effect on 1st July 2017 through 101 Constitutional Amendment Act. This tax is an indirect tax. So first we have to understand what is the difference between direct tax and indirect tax. Basically जो taxes होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. First is a direct tax and second is the indirect tax. What is the difference between the two? Direct tax is a tax which is imposed on person and paid to the government directly by the taxpayer himself. For example, income tax. Income tax किसी भी पर्सन की इनकम पे लगाया जाता है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है. किसके थ्रू? जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है. इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेड टू द गवर्नमेंट बाय थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पर आपने क्या पे किया? आपने जो बिल है, बिल के साथ आपने सर्विस टैक्स पे किया. सर्विस टैक्स it paid to the government by the restaurant owner. So this is a difference between the two. This tax is directly paid by the person on whom the tax is imposed, and this tax is not paid by the person but it is paid by the third person on which that tax is not imposed. So this is the difference between the two. So जो GST है ये इनडायरेक्ट टैक्स है. चलिए इसके फीचर्स पढ़ते हैं. जीएसटी से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, दीज आर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दैट मीन्स कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है और कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर रही हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी. Excise duty is a tax which is imposed on manufacturing. Second is service tax. किसी भी सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो सर्विस टैक्स है. देन आपका CST, that is a central sales tax. This is the tax on interstate sale of goods. So interstate sale of goods. देन आपका नेक्स्ट जो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो है कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स. दीज आर द टैक्स ऑन इंपोर्ट. तो ये सारे जो टैक्स हैं पहले जो जीएसटी से पहले हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. ऐसे कुछ टैक्सेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी पहले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैट. This is the sale on the goods. तो this is on sales. कोई भी सेल हो रही है उस पे जो लगाया जा रहा है. देन एंटरटेनमेंट टैक्स. एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे कि आप कुछ भी, जैसे आप मूवी थिएटर्स जाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया. देन आपका लग्जरी टैक्स हो गया. आप किसी लग्जरियस होटल रूम में आप रुकते हैं, वहाँ पे जो टैक्स लगता है वो आपका जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है. देन आपका एंट्री टैक्स हो गया. एंट्री टैक्स जो कि एक स्टेट जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक स्टेट में आप दूसरी बॉर्डर जब आप क्रॉस कर रहे हैं उस टाइम पे जो टैक्स लगाया जा रहा है तो वो है आपका एंट्री टैक्स. लेकिन पहले जो ये डिवीजन था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जीएसटी आने के बाद इन दोनों टैक्सों को सबस्यूम कर दिया गया. दैट मीन्स मर्ज कर दिया गया. तो अब जीएसटी क्या है? जीएसटी इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्सेशन रिफॉर्म इन इंडिया एंड जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. सो जीएसटी इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स? लेट अस अंडरस्टैंड.
वाई जीएसटी इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज़ सबस्यूम्ड ऑल मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स अब जैसे जो डिफरेंट टैक्सेस थे, जैसे कि आप एक्साइज मान लीजिए, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, वैट है, इंटरटेनमेंट टैक्स है। अब ये सेपरेट टैक्स नहीं लगाया जाता, सीधा एक जीएसटी का एक रेट होता है, वो आपकी कोई भी आप गुड्स एंड सर्विसेज है उन पे इम्पोज कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो डिफरेंट टैक्सेस थे, अभी डिफरेंट टैक्सेस नहीं है, बट उनकी जगह सीधा जीएसटी लगा दिया गया है, इसीलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कहा जाता है। ये जो टैक्स है ये मल्टी स्टेज टैक्स है। मल्टी स्टेज टैक्स का क्या मतलब है? बिकॉज दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। हर स्टेज जो है प्रोडक्शन प्रोसेस की, उस स्टेज पे ये लगाया जाता है। फर्म हैड टू पे टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्शन। जो भी उनके प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी उसके बेसिस पे ही वो टैक्स पे करेंगे, और जो भी उन्होंने जब इनपुट खरीदा था, जो भी उसकी कॉस्ट है, उस पर अगर वो पहले से ही टैक्स दे चुके हैं, दैट टैक्स विल बी रीइंबर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। फर्म ए है जो कि टिम्बर सप्लायर है, फर्म बी है जो कि मैन्युफैक्चरर है, फर्म सी है जो कि फर्नीचर रिटेलर है, और एंड में जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास जा रहा है। जो टिम्बर सप्लायर है उसने टिम्बर सप्लाई किया है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर ने उसको 120 रुपीज़ दिए हैं। दैट मीन्स 120 रुपीज़ में जो टिम्बर सप्लायर है उसने इसको सेल किया है। अब जो उसका जो कॉस्ट जो आएगी, जो इनवॉइस है, जो बिल है, बिल कैसे बनेगा? 100 रुपीज़ की फर्म ए की कॉस्ट थी। टैक्स कैसे लगेगा उसमें? जो कि जीएसटी है। जीएसटी बेसिकली दो पार्ट में लगता है, एक तो होता है सेंट्रल जीएसटी और दूसरा होता है स्टेट जीएसटी। दो पार्ट में क्यों लगता है? क्योंकि जो भी सेंट्रल जीएसटी है, जो भी इसमें से जो टैक्स आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो स्टेट जीएसटी है वो भी जितना भी टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका टैक्स जो लगा, जो सेंट्रल जीएसटी है वो लगा 10 रुपीज़, और जो स्टेट जीएसटी है वो भी लगा 10 रुपीज़। दैट मीन्स जो टोटल बिल बना वो 120 रुपीज़ का बना। अब जो टैक्स है ये टिम्बर सप्लायर कैसे पे करेगा? जो टिम्बर सप्लायर है 10 रुपीज़ जो है वो सेंट्रल जीएसटी में जाएगा, और यहाँ से भी जो 10 रुपीज़ है वो स्टेट जीएसटी में जाएगा। अब जो फर्म बी है जो कि मैन्युफैक्चरर है, उसने फर्म सी जो कि रिटेलर है उसको फर्नीचर उसने सेल किया। जब फर्नीचर उसने सेल किया तो फर्म सी ने 120 रुपीज़ इसको फर्म बी को दिए। दैट मीन्स जो फर्म बी है उसने फर्म सी को 240 रुपीज़ में फर्नीचर बेचा। अब जो बिल है वो कैसे बनेगा? जो मैन्युफैक्चरर है, जो फर्म बी है, उसने उस टिम्बर को यूटिलाइज करके एक फर्नीचर बनाया था जिसकी कॉस्ट उसको 200 रुपीज़ लगी। टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स जो है वो सेंट्रल जो जीएसटी है वो 20 रुपीज़, जो स्टेट जीएसटी है वो भी 20 रुपीज़। जो टोटल बिल कितने का बना? टोटल बिल बना 240 रुपीज़ का। तो फर्म बी है जो टैक्स कैसे पे करेगी? तो बेसिकली जो टैक्स है वो कैसे जाना चाहिए? जो फर्म बी कैसे पे करेगी? 20 रुपीज़ यहाँ पे जाना चाहिए और 20 रुपीज़ यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन इफेक्टिवली 20 रुपीज़ नहीं जाएगा, ना तो यहाँ और ना ही यहाँ। रीज़न बिकॉज जो फर्म बी है वो ऑलरेडी 10 रुपीज़ सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी दे चुकी है और स्टेट जीएसटी में भी ऑलरेडी दे चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बिकॉज दिस फर्म बी ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन द इनपुट, जो भी उसने जो फर्नीचर, जो भी उसने जो टिम्बर जो खरीदा था फर्म ए से, उसके ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है। तो इसीलिए जो 10 रुपीज़ टैक्स दिया गया है, तो 20 माइनस 10, तो कितना बचा इफेक्टिवली बचा 10 रुपीज़। दैट मीन्स जो सेंट्रल जीएसटी में सिर्फ 10 रुपीज़ ही जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी जो इफेक्टिवली टैक्स जाएगा वो सिर्फ 10 रुपीज़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 10 रुपीज़ यहाँ पर पे कर चुका है। तो इसका मतलब ये है
कि ये मल्टी स्टेज कैसे है? मल्टी स्टेज है बिकॉज मल्टीपल स्टेजेस पे टैक्स लग रहा है। दूसरा कि अगर जो भी प्रोड्यूसर है अगर इनपुट पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है तो उसको वो टैक्स रीइंबर्स हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फर्म बी को कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला? 10 रुपीज का। 10 रुपीज का ऑलरेडी, बिकॉज मैंने 20 माइनस 10 किया था इसलिए 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही 10 रुपीज पे कर चुका है। यहां पर भी समझिए, ये जो फर्नीचर जो रिटेलर है उसने कस्टमर को बेचा 360 रुपीज में। अब जो बिल है वो कैसे बनेगा कस्टमर का? कॉस्ट आई 300 रुपीज की इस रिटेलर की, क्योंकि इसने इसमें कुछ पॉलिशिंग वगैरह कुछ भी किया उस हिसाब से। टैक्स इसने कैसे लगाया? सेंट्रल जीएसटी लगा 30 रुपीज और स्टेट जीएसटी लगा 30 रुपीज। जो टोटल बिल बना वो बना 360 रुपीज का। अब जो 360 रुपीज है, जो फॉर्म सी है वो कितना पे करना चाहिए उसको? 30 रुपीज इसमें सेंट्रल जीएसटी में और 30 रुपीज स्टेट जीएसटी में। लेकिन क्या वो 30 रुपीज देगा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में? नहीं। क्यों नहीं देगा? बिकॉज इसने 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है। इसका मतलब ये है जो फर्म सी है इसको 30 रुपीज देना था, लेकिन ये 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका है। ये ऑलरेडी 20 रुपीज पे कर चुका है। दैट मीन्स माइनस ITC, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, विच इज ऑफ कितने रुपीज का? 10 रुपीज। वो 10 रुपीज का था तो ये कितना हो गया हमारा? ये टोटल हो गया हमें 20 रुपीज। 20 रुपीज ये पहले यहाँ पे कर चुका था, तो इसको कितना देना होगा? 10 रुपीज। और यहाँ पर भी इसको स्टेट जीएसटी में कितना पे करना होगा? 10 रुपीज, बिकॉज 30 माइनस 20 विच ही हैज ऑलरेडी पेड। सो दिस इज द मॉडल ऑफ द जीएसटी। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्दर फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी में 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 28% लगाया जाता है जितने भी लग्जरी आइटम होते हैं उनके ऊपर 28% लगाया जाता है। और जैसे कि हमारे जो एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे कि आपके फूड आइटम्स लगा लीजिए, उस पर 0% जीएसटी लगाया जाता है। दैट मीन्स उस पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। थर्ड फीचर क्या है इसका? दैट मीन्स कुछ आइटम्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड है जीएसटी से। सो सम ऑफ द आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन से हैं ऐसे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। देन नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी, देन टोबैको। तो बेसिकली कितने आइटम्स हैं ये? 3 and 4। बेसिकली 4 आइटम ऐसे हैं जिनके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगता है, अल्कोहल के ऊपर नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं लगता है, और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी को इम्पोज करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई। जो जीएसटी काउंसिल है, इट इज एन एपेक्स बॉडी विच टेक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द जीएसटी। जैसे कि प्रोसेस क्या होगा? इट टेक्स डिसीजन ऑन द प्रोसेस, ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, एग्जेम्पशंस, दैट मीन्स कौन कौन से जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एग्जेम्पशंस। टैक्स रेट क्या होगा? दैट मीन्स जो स्लैब्स हैं किस किस पे कितना कितना टैक्स लगेगा वो। सो जितने भी ये जो डिसीजन है इनसे रिलेटेड ये जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर।
इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? मेंबर्स हैं फर्स्ट स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, कोई भी जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं। सेकंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। जितने भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। अब वोटिंग का क्राइटेरिया क्या है? वोटिंग पावर है, जो सेंटर है और जो स्टेट है उनको डिफरेंट डिफरेंट वोटिंग पावर है। दैट मीन जो सेंटर है उसको 1/3 वोटिंग पावर है, 1/3, और जो स्टेट्स हैं उनको 2/3 वोटिंग पावर है। तो जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं कि टैक्स रेट क्या होगा, कौन कौन से आइटम को एग्जेम्प्ट करना है, और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो कैसे होगा, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं। और वोटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट पावर है, सेंटर की 1/3 और जो स्टेट है उनकी 2/3। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम, बिकॉज इट हैज़ रिप्लेस्ड ऑल द मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको रिप्लेस करके सिंपल एक जीएसटी लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। नेक्स्ट, इट रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? इट इज टैक्स ऑन टैक्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे समझिए एक मैन्युफैक्चरर है, उसने शॉपकीपर को कोई भी प्रोडक्ट बेचा है, तो जो इनवॉइस है, जो बिल है वो कैसे बनेगा? जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर की वो 100 रुपीज़ आई है। ये हम तब एज्यूम कर रहे हैं जब हम जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। दैट मीन्स जीएसटी से पहले का क्या सिनेरियो था हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरर है 100 रुपीज़ से कॉस्ट आई प्लस एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? दिस इज द टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सो 12% का इसने टैक्स इसने लगाया, तो 112 रुपये का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर ने शॉपकीपर को बेचा। अब जो शॉपकीपर है उसका जो उसने जो कस्टमर है उसको 126 रुपये में जो भी उसने प्रोडक्ट यहाँ से खरीदा था वो उसने बेचा। अब उसका जो टैक्स है उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगा कि जो शॉपकीपर है 112 रुपये तो उसकी खुद की कॉस्ट आई जो ऑलरेडी पे कर चुका है, प्लस वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। वैल्यू एडेड टैक्स दैट मीन्स जो भी वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो 12.5% का लगाया। तो 112 पे जो 12.5% का जो टैक्स लगा वो हुए 14 रुपये। जो टोटल जो बिल बना वो बना 126 रुपये का, जो कि कस्टमर ने पे कराया। अब जो ये 14 रुपीज़ है इसका इसके जो वैट जो लगाया है इसके 2 कंपोनेंट हैं बेसिकली। पहला, एक तो जो टैक्स है जो कि गुड के ऊपर लगा है। समझिए इसको, जो वैट है इसके जो 14 रुपीज़ हैं इसके 2 कंपोनेंट हैं। कैसे? एक तो 100 रुपीज़ जो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी उसके ऊपर लगा है 12.5% का वैट, तो कितने रुपए हुए? 12.5 रुपये। 12.5 रुपये प्लस जो 12 रुपये हैं एक्स्ट्रा, जो 12 रुपये हैं जो कि ऑलरेडी एक्साइज पे दे चुका था उस पे भी 12.5% का लग गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1.5 रुपये है ये एक्स्ट्रा लगा है। तो बेसिकली जो 14 रुपये हैं, जो 14 रुपीज़ का जो वैट लगा है जो कि कस्टमर ने पे किया है, ये जो कस्टमर ने पे किया है इसके 2 कंपोनेंट हैं। 12.5% जो वैट लगा वो तो लगा ऑन द कॉस्ट ऑफ द गुड, दैट मीन्स 100 रुपीज़ पे लगा, और
जो ₹1.5 उसने एक्स्ट्रा पे किए कस्टमर ने, विच इज चार्ज्ड ऑन द एक्साइज ड्यूटी, दैट मीन्स टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग गया, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लग गया। तो ये क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, बिकॉज यहां पर जो कस्टमर है उसको ₹1.5 एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो जो जीएसटी है उसमें ये जो इतना ज़्यादा झोलझाल है इसमें ये नहीं है, सीधा सीधा जो जीएसटी है वो पे करना पड़ेगा। तो बेसिक जो उसका एडवांटेज है वो है इट रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। थर्ड एडवांटेज क्या है? इट रिड्यूसेस फ्लो ऑफ ब्लैक मनी इन द कंट्री। ब्लैक मनी क्या होता है? इट इज अ मनी विच इज ऑन विच द टैक्स इज नॉट पेड और इट इज अ ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अकाउंटेड। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसपे कोई भी आपने उसके लिए कुछ भी प्रूफ नहीं दिया है, आपने उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे किया है, ऐसा पैसा उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। अब हुआ क्या कि इसने जो ब्लैक मनी का जो फ्लो है कंट्री में उसको रिड्यूस कर दिया, बिकॉज जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो ट्रैक कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन ट्रैक एवरी ट्रांजैक्शन थ्रू दिस। तो जब सारी ही ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं, दैट मीन्स जो इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी है उसका जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ एडवांटेज क्या है इसका? फोर्थ एडवांटेज है वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। अब क्या हुआ है, क्योंकि जीएसटी में जितने भी डिफरेंट जो टैक्सेस हैं उनको सबस्यूम कर दिया गया है। जीएसटी में ऑल द टैक्सेस आर सबस्यूम्ड, दैट मीन्स सिंगल टैक्स है। सिंगल टैक्स है, किस किस पे सिंगल टैक्स लगाया जाता है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे सर्विसेज हो, सभी पे सिंगल टैक्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इट लीड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, बिकॉज जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंगल टैक्स है तो एक ही वन डॉक्यूमेंटेशन होगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल टैक्स वन डॉक्यूमेंटेशन, इट लीड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स। और जब भी टैक्स सिंप्लीफाई करते हैं इट लीड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन जीएसटी से पहले क्या था, जो डिफरेंट स्टेट हैं वो डिफरेंट टैक्सेस इम्पोज करते थे, जिसकी वजह से जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से जो फर्म है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ही ईजी नहीं फील करते थे बिजनेस करने के लिए। इट डिस्करेजेस फर्म्स टू डू बिजनेस। सो अभी क्या हुआ है, अभी इट लीड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिफ्थ जो है इसका बेनिफिट है, इट डिक्रीज द टैक्स इवेजन, डिक्रीज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टैक्स की चोरी, दैट मीन्स आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, आप जो हमारी कंट्री में जितने भी जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके जो लूप होल्स हैं आप उनको मिसयूज करके जब आप अपना टैक्स को आप कम कर देते हैं, दैट इज द टैक्स इवेजन। लेकिन जो टैक्स इवेजन है अभी हमारी कंट्री में जीएसटी के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। रीज़न क्या है, रीज़न है बिकॉज हमारी कंट्री में अभी क्या है, सिंगल टैक्स है, सिंगल टैक्स, दैट मीन्स मल्टीपल टैक्सेस नहीं है, मल्टीपल टैक्सेस नहीं है, सिंगल टैक्स है। इट लीड टू डिक्रीज इन इफेक्टिव बर्डन ऑफ टैक्स, डिक्रीज इन इफेक्टिव बर्डन ऑफ टैक्स। जो बर्डन है, अगर किसी का बर्डन जो होता है टैक्स का वो कम हो जाता है, दैट वुड लीड टू टैक्स कंप्लायंस।
आप इजीली टैक्स पे करने के लिए आप खुद आगे से आएंगे, बिकॉज आपका जो टैक्स बर्डन है वो कम हो चुका है। तो ये एक फ़ायदा है। जो सेकंड है, टैक्स इवेजन कैसे रिड्यूस हुआ है, सेकंड रीज़न है इसका। सेकंड रीज़न है क्रॉस चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे जो अकाउंट्स है वो क्रॉस चेक हो सकते हैं। कैसे कि अगर आपने पहले से टैक्स पे किया हुआ है तभी आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको मिलेगा। मतलब कैसे कि अगर आपने पहले से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर पहले से आपने टैक्स पे किया है तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जिसकी वजह से जो टैक्स कंप्लायंस है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसी की वजह से क्रॉस चेकिंग भी हो सकती है। So this chapter or this topic is over now. I will meet you in the next class with a new topic. Till then, goodbye and take care.